Hello, dear viewers. Today we have to discuss about reflection of light. इससे पहले हमने रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा। आज हम नया टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास रिफ्लेक्शन का होता है कि रिफ्लेक्शन किस प्रोसेस का नाम है। रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्शन जो होता है ये एक्चुअली एक वो प्रोसेस होती है, वो फिनोमेना होता है जिसमें लाइट हमारे पास होती है जो अपना रास्ता बदल देती है, यानी पाथ जो होता है लाइट का वो चेंज हो जाता है विदाउट एनी चेंज इन मीडियम। रिमेंबर, यहाँ पे एक अहम पॉइंट लिखा हुआ है कि मीडियम यहाँ पे चेंज नहीं होता है। देखो, इसके बाद हमारे पास जो रिफ्रैक्शन पढ़ना है उसमें हमारे को मीडियम जो होता है वो मीडियम चेंज हो जाता है, क्योंकि लाइट जो होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। लेकिन जो रिफ्लेक्शन हमारे पास होता है उसमें लाइट जो होती है एक ही मीडियम में इंसिडेंट भी होती है और उसी मीडियम में वो रिफ्लेक्ट भी होती है। अब आप जरा गौर से इस फिगर को देखिए। यहाँ पे हमारे पास ये जो यहाँ पे लाइट आ रही है इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। ये हमारे पास इंसिडेंट रे है और उसके बाद हमारे पास ये वाला इंसिडेंट रे है और यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है। उसके बीच में हमने एक नॉर्मल डाला है। वो नॉर्मल जो है वो इस इंसिडेंट लाइट रे के साथ एक एंगल बनाता है। उस एंगल का नाम होता है इंसिडेंट एंगल। रिमेंबर, ये इंसिडेंट एंगल है। और उसके बाद जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट रे है ये एक दूसरा एंगल बना रहा है जिसका नाम होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल्स जो होते हैं ये एक्चुअली बराबर होते हैं, क्योंकि आगे हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये हमें पढ़ना है। अब आपने यहां पे सीख लिया कि जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है ये वो फिनोमेना है जिसमें इंसिडेंट लाइट जो होती है वो किसी सरफेस पे पड़ती है। ये हमारे पास एक सरफेस है। इस सरफेस पे जब इंसिडेंट लाइट रे फॉल होती है, स्ट्राइक करती है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होती है, एक पॉइंट पे वो रिफ्लेक्ट होती है। रिमेंबर, ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो ये सरफेस हमारे पास होता है जितना ये स्मूथ होगा, जितना भी ये स्मूथ होगा उतना हमारे पास रिफ्लेक्शन जो होगा वो बेटर होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये वाला जो एंगल है दिस इज नोन एज इंसिडेंट एंगल, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो हमारे पास है दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ ग्लैंस, इसको ग्लैंस एंगल बोला जाता है। दिस इज द ग्लैंस एंगल, ग्लैंस एंगल। इसको हम यहाँ पे थीटा के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे भी यही एंगल हमारे पास राइट साइड में भी है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज ऑल्सो थीटा। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और साथ में जो हमारे पास एंगल ऑफ ग्लैंस होता है, इन दोनों का जो हमारे पास एडिशन होता है वो 90 के बराबर होता है। क्योंकि आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि जो हमारे पास एंगल ऑफ आई है और जो हमारे पास थीटा है, इन दोनों का जो सम है वो 90 के बराबर आ रहा है। अब देखिए, ये जो आर होता है रिफ्लेक्टेड एंगल और साथ में हमारे पास जो एंगल ऑफ ग्लैंस है थीटा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी 90 के बराबर होता है। आई होप आपको यहां तक ये बात समझ आई होगी। अब देखिए, अगर सपोज हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे अगर हमारे पास इंसिडेंट एंगल हमें पता है तो ग्लैंस एंगल को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ग्लैंस एंगल ही पता होगा, सपोज ग्लैंस एंगल अगर हमारे पास थीटा जो है अगर वो 30 डिग्री होगा तो हमारे पास इंसिडेंट एंगल किसके बराबर होगा। देखो, सीधी सी बात है, एंगल ऑफ आई जो है दैट इज इक्वल टू 90 माइनस जो एंगल ऑफ ग्लैंस है दैट इज 30 डिग्री। अब 90 में अगर 30 हमने निकाल लिया तो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल जो होगा वो हमारे पास होगा, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब अगर ग्लैंस एंगल हमारे पास 30 था तो इंसिडेंट एंगल हमारे पास 60 आया, इन दोनों का सम भी जो है वो फिर 90 के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी हमारे पास, अगर सपोज अगर हमारे पास आर जो है, आर हमें गिवन होगा, लेट अस कंसिडर आर हमारे पास, मैं अब नई एग्जांपल आपको बताऊंगा। अगर हमारे पास ये 30 होगा, ये हमारे पास 30 होगा, तो फिर जो हमारे पास थीटा होगा वो थीटा किसके बराबर होगा। देखो, आर प्लस यहाँ पे हम थीटा के बदले थीटा रखेंगे दैट इज इक्वल टू 90। अब ये जो यहाँ पे आर है दैट इज गिवन, दैट इज 30
इक्वल प्लस यहाँ पे हमारे पास थीटा है दैट इज इक्वल टू 90। तो ग्लैंस एंगल जो है उसको हम किस तरीके से निकाल लेंगे? देखो ग्लैंस एंगल जो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू 90 माइनस 30। अब देखिए ये कितना यहाँ पे आ रहा है 60 डिग्री। ये मैंने यहाँ पे एक एजम्पशन लिया है कि अगर हमारे पास आर गिवन होगा तो हम थीटा को निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास थीटा ही गिवन होगा और हमारे पास जो एल है उसको भी जो हमारे पास आई है उसको भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊंगा कि हमारे पास जब भी एंगल थीटा होगा गिवन होगा तो एंगल आई को हम निकाल सकते हैं। अगर आर गिवन होगा तो थीटा को हम निकाल सकते हैं। मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब देखिए दूसरा पॉइंट यहां पे क्या कह रहा है, दैट इज द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट हैज कम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो जो लाइट हमारे पास यहां से वापस आ रही है, देखो ये जो लाइट रे है जो वापस आ रही है, लेकिन स्ट्राइक होने के बाद जो इस सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है, इस पॉइंट पे स्ट्राइक करने के बाद जब ये वापस आता है तो इसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी इसी चीज को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, क्योंकि लाइट जो है वो वापस आनी चाहिए जब वो किसी सरफेस पे पड़ती है उसके बाद वो वापस आती है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए इसके कुछ लॉज भी है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इसमें पहला जो पॉइंट हमारे पास है, पहला लॉ जो है दैट इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहां पे याद रखना है कि जो भी हमारे पास इंसिडेंट एंगल होगा, जो भी हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, जो ये एंगल है ये एक्चुअली इंसिडेंट रे के साथ बन रहा है। तो आर जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल है वो रिफ्लेक्टेड रे के साथ बन रहा है। अब ये तीनों जो है इंसिडेंट रे और उसके बाद जो हमारे पास नॉर्मल है और साथ में जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये तीनों के तीनों जो है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही लाई कर रहे हैं, यानी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, इसीलिए यहां पे लिखा गया है ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी तीनों के तीनों जो हमारे पास है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों के तीनों हमारे पास एक ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आपको पता होगा ये रिफ्लेक्शन तब पॉसिबल होता है जब हम मान लीजिए अगर हम प्लेन मिरर ले लेंगे तो उसमें एक कोटिंग लगी हुई होती है, दैट इज द सिल्वर कोटिंग। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये डेफिनेटली किसके बराबर होना चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होना चाहिए। ये दोनों के दोनों जो है ये इक्वल होते हैं, इसीलिए यहां पे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास एंगल आई है दैट इज इक्वल टू द एंगल आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अब यहां पे एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास फॉर नॉर्मल इंसिडेंस की बात अगर हम करेंगे, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है कि अगर हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर सीधे डायरेक्ट लाइट आ जाएगी नॉर्मल के थ्रू, यानी जहां से हमने नॉर्मल यहां पे ड्रा किया था इसी नॉर्मल के थ्रू अगर लाइट रे आ जाएगी तो वो जो लाइट रे है वो कहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी? वो उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट होगी। इसका मतलब है कि यहां पे जो इंसिडेंट एंगल है दैट इज इक्वल टू 0 एंड जो साथ में हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल है वो हमारे पास 0 के बराबर होगा। क्यों 0 के बराबर होगा? बिकॉज यहां पे लाइट जो है वो नॉर्मल के थ्रू आ रही है। इसका मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर तो है, लेकिन दोनों के दोनों जो है वो हमारे पास 0 के बराबर है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। इसमें क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट है फॉलिंग नॉर्मली ऑन मिरर, वो नॉर्मली मिरर पे फॉल हो रही है, इसका मतलब है वो 90 डिग्री सरफेस पे बना रही है। एक और बात यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक ग्लैंस एंगल होता है ये एक सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और किसके दरमियान होता है? इंसिडेंट बीम के साथ, जो हमारे पास इंसिडेंट रे होती है उसके दरमियान एंगल होता है। और या तो हम ये कहेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे और जो हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इसके दरमियान जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्लैंस एंगल कहा जाता है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारे पास होता है दैट इज बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, वो नॉर्मल के दरमियान होता है। लेकिन जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां प्लेन मिरर्स की बात हो रही है, तो प्लेन मिरर जो होते हैं इसमें हमारे पास कितने इमेजेस बनते हैं इनके बारे में हम
डिस्कस करेंगे। देखो इन ए प्लान मिरर इमेज फॉर्मेट इज ऑलवेज वर्चुअल। ये आपको मैं यहां पे बताऊंगा कि जो हमारे पास इमेज बनती है प्लान मिरर के जरिए वो हमेशा क्या होती है, वर्चुअल होती है। अब इसका जो रे डायग्राम होता है मैं आपको यहां पे एक रे डायग्राम बना के दे दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम किस तरीके से बन रहा है। अब देखिए रे डायग्राम यहां पे हम बनाएंगे, चलिए बिल्कुल क्लियर यहां पे आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से हमारे पास एक मिरर है, इसको हम प्लान मिरर कहेंगे। ये हमारे पास प्लान मिरर है, इस तरीके से प्लान मिरर है, ये है हमारे पास प्लान मिरर। अब यहां पे अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, लेट अस कंसीडर यहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, फर्स्ट लाइट रे जो है वो यहां से सीधे इस तरीके से इसने हिट किया, लेट अस कंसीडर इसने हिट किया इस सरफेस पे, इस मिरर पे, प्लान मिरर पे इसने हिट कर दिया। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये तो बात क्लियर है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जो हमारे पास दो लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद आती है वही हमारे पास एक इमेज बनाती है। तो देखो ये तो इंसिडेंट पार्ट है और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड पार्ट है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए यहां पे मैं एक नॉर्मल भी ड्रा करूंगा, यहां से एक नॉर्मल हम ड्रा करेंगे, इस तरीके से हम नॉर्मल को ड्रा करेंगे। ये है हमारे पास नॉर्मल, इसको हम नॉर्मल कहेंगे। तो इस पॉइंट पे हमारे पास नॉर्मल बिल्कुल ड्रा हो गया, इस तरीके से ड्रा हो गया, बिल्कुल इस तरीके से। अब आपको पता है कि नॉर्मल जो होता है वो हमारे पास एक एंगल तो वो इंसिडेंट लाइट रे के साथ बनाता है, इस तरीके से बनाता है, और दूसरा एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनाता है। लेकिन जो एंगल वो इंसिडेंट लाइट के साथ बनाएगा उसको हम आई कहेंगे, और जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनाएगा उसको हम आर कहेंगे। चलिए इतनी सी बात आपको समझ आई होगी, आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए अब देखिए नेक्स्ट लाइट रे जो है, इस लाइट रे को हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल यहां से स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट पे आगे, और उसके बाद क्या होगा, फिर से रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि आपको पता है रिफ्लेक्शन तो होना ही है, यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस निकलेगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन आपको पता ही होता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब जरा आप यहां पे खुद ऑब्जर्व कीजिए कि कहीं पे ये पॉसिबल है कि यहां इस डायरेक्शन में जो ये आगे जा रही हैं, जिस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है उस डायरेक्शन में कोई पॉसिबिलिटी है इनको मिलने की? कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए हम इनको क्या करेंगे, बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, इनको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। देखो बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे हमारे पास इमेज कहां पे बनेगी? देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, इस तरीके से बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद ये लाइट रे भी बैकवर्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, यहां पे हमारे पास इमेज बन गया, और ये जो इमेज है दैट इज द वर्चुअल इमेज, इसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, यानी ये वर्चुअल इमेज होता है, दिस इज द वर्चुअल इमेज। और आपको ये भी यहां पे बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास प्लान मिरर होता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, और जो हमारे पास जो सिनेमा हॉल्स होते हैं उनमें हमारे पास रियल इमेज होती है। ये जो पीछे में यहां पे मिरर को थोड़ा सा इस तरीके से बता रहा हूं, ये हमारे पास सिल्वर कोटिंग है। अब और एक पॉइंट यहां पे बताना चाहूंगा, जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक होता है, यानी ये जो डिस्टेंस होता है प्लान मिरर से लेकर ऑब्जेक्ट तक जो डिस्टेंस होता है, यही डिस्टेंस हमारे पास यहां से यहां तक होता है, यानी इस प्लान मिरर से इस इमेज तक भी वही डिस्टेंस होता है। लेट अस कंसीडर, इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, ये हमारे पास डिस्टेंस बराबर होगा। यानी सपोज मैं आपको बताऊंगा, अगर इस प्लान मिरर को हम लोग कहेंगे यहां पे एम और एम डैश की बात होगी, अगर इनको मैं कहूंगा यहां पे इस ऑब्जेक्ट से इस एम और एम डैश तक जो डिस्टेंस होगा वही एम डैश से एम से लेकर आई तक डिस्टेंस होगा। तो ये जो इमेज है, इमेज से लेकर प्लान मिरर तक जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से लेकर प्लान मिरर तक होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर ये चीज मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए एक तो ये वर्चुअल इमेज बना रहा है, और दूसरी बात ये इरेक्ट बनाता है, यानी इमेज को ये इरेक्ट बनाता है। इरेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल, अगर मान लीजिए टिप अप साइड होगा, यानी जो टिप होता है ऑब्जेक्ट का इस तरीके से, वही उसी तरीके से इमेज भी बन जाएगी बिल्कुल, लेकिन वर्चुअल बनेगी। एंड एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, लेकिन उसी डिस्टेंस पे बनेगी बिहाइंड द मिरर, यानी बिहाइंड द मिरर भी वही डिस्टेंस मिलेगा जो इन फ्रंट ऑफ द मिरर हमें मिल रहा था।
एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, लेकिन जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, क्योंकि पीछे तो हम रखेंगे नहीं, क्योंकि वहां से तो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। आल्सो साथ में क्या कह रहा है, इमेज इन ए प्लान मिरर इज ऑलवेज लिटरली इन्वर्टेड। रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? देखो, लिटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि अगर हमारे पास, जब हम मिरर में देखते हैं, हमारे पास हैंड जो होता है ना, हैंड, राइट हैंड की बात मैं कहूंगा, जो हमारे पास राइट हैंड होता है वो हमें क्या दिखता है? लेफ्ट हैंड, यानी लेफ्ट हैंड दिखता है। उसको बोलते हैं लिटरल इन्वर्जन, यानी लेटरली इन्वर्ज होता है, यानी वो आपस में चेंज होता है। अगर राइट आर्म हमारे पास होगा तो राइट आर्म जो होगा वो हमें लेफ्ट आर्म दिखता है, यानी लेफ्ट आर्म दिखता है। ये जो है ये हमारे पास मिरर का एक डिसएडवांटेज भी है, लेकिन इस इन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। रिमेंबर, दिस इज लिटरली इन्वर्टेड। इमेज जो बनेगी वो हमारे पास लिटरली इन्वर्टेड होगी। ये पॉइंट आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको ये याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ इमेज जो हमारे पास है उसको मैं एन से यहां पे रिप्रेजेंट मैंने किया है। फॉर्मेट, ये कितने हमारे पास बनेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लान मिरर्स, अगर दो प्लान मिरर्स के दरमियान, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी वो कितने इमेजेस बनाएगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? विच आर इंक्लाइनेड एट एन एंगल थीटा, लेकिन वो आपस में किस एंगल पे हैं? थीटा एंगल पे। तो रिमेंबर, ये जो फॉर्मूला हमारे पास है दैट इज एन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला तब उस वक्त हम यूज करेंगे जब हमारे पास 360 डिवाइड बाई थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो हमारे पास इवन इंटीजर होगा। तो ये आपको याद रखना है, ये इवन इंटीजर के लिए होता है, इवन इंटीजर के लिए। लेकिन अगर ऑड इंटीजर ये होगा, तो अगर हमारे पास 360 डिवाइडेड बाई थीटा जो होगा ये तब पॉसिबल है जब हमारे पास 360 डिवाइडेड बाई थीटा जो होगा ये ऑड इंटीजर होगा। तो ये ऑड इंटीजर के लिए हमारे पास नीचे वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला और फर्स्ट फॉर्मूला जो है ये किसके लिए है? दैट इज फॉर इफ 360 डिवाइड बाई थीटा जो होगा वो इवन इंटीजर होगा। तो यही चीज यहां पे लिखा गया है कि अगर इवन इंटीजर होगा या ऑड इंटीजर होगा। आई होप यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। यूजेस ऑफ प्लान मिरर्स, देखो यूज ऑफ प्लान मिरर्स जो है, प्लान मिरर कहां कहां पे यूज किया जाता है? प्लान मिरर्स आर यूज्ड इन मनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन ये जो हमारे पास प्लान मिरर होते हैं ये बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज किए जाते हैं, यानी जो लाइट पे काम करते हैं टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बीम ऑफ लाइट। ये क्या काम करते हैं ये प्लान मिरर्स? ये चेंज करते हैं डायरेक्शन को, यानी डायरेक्शन जो बीम होता है, जिसको मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था, बीम जो होता है ये एक बंडल ऑफ रेज होता है, तो इसमें जो डायरेक्शन बीम का होता है वो चेंज हो जाता है। तो देखिए इसमें एक एग्जांपल मैंने दिया है दैट इज पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो है इसमें इस तरीके से देखिए आप, मैं आपको बताऊंगा पेरिस्कोप किस तरीके से काम करता है। ये तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे ही काम करता है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, किस तरीके से लाइट जो है वो बेंड हो जाती है। देखो लाइट इस तरीके से बेंड होती है, यहां से हमारे पास इनपुट होगा, यानी जो हमारे पास इंसिडेंट लाइट है यहां से लाइट आ रही है। उसके बाद क्या हम करते हैं, इस पॉइंट पे हम एक मिरर को लगाते हैं, लेकिन ये मिरर जो है ये 45 डिग्री पे होगा, यानी यहां पे ए पॉइंट पे हमारे पास जो मिरर होगा इसमें थीटा जो होगा वो 45 डिग्री पे होगा, यानी एंगल की मैं बात कर रहा हूं। अब उसके बाद क्या होगा, इस पॉइंट पे भी, इस वाले जो यहां पे हमारे पास ये थोड़ा सा एज बन रहा है, इस पॉइंट पे जो हमारे पास दूसरा मिरर है ये बी पॉइंट हम कहेंगे, इस पे भी थीटा जो हमारे पास है वो 45 डिग्री पे होगा। अब क्या होगा, सीधी सी बात है, ये जो लाइट रे है ये यहां से आ जाएगी इस तरीके से, उसके बाद क्या काम करेगी, ये सीधे नीचे आ जाएगी, बिल्कुल यहां तक आ जाएगी और इस मिरर को हिट करेगी, इसके सरफेस को हिट करेगी। उसके बाद फिर से इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी और यहां से हम इसको देख पाएंगे। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको मैं बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूं, बिल्कुल। अब देखिए ये जो यहां पे है, यहां पे हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो प्रिंसिपल है ये हमारे पास पेरिस्कोप का होता है। तो देखिए ये हमारे पास इसका इमेज है दैट इज द पेरिस्कोप। इसको हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट।
जो बीम ऑफ लाइट होता है, इट इज यूज्ड एज ए कुकिंग गिलास। देखो ये कुकिंग गिलास भी यूज किया जाता है इन सोलर कुकर्स, यानी जो सोलर कुकर हमारे पास होता है, ये हमारे पास सोलर कुकर है। इस सोलर कुकर में एज ये हम क्या करते हैं यूज, एज हम यहां पे यूज करते हैं कुकिंग गिलास, कुकिंग गिलास हम यूज करते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ आई होंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। दिस वाज अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप ये सभी बातें आपको समझ आई होंगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कल फिर से मैं एक नए वीडियो में आपको नया टॉपिक डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू टू ऑल।